सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नीट पे। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, करीब करीब 26 क्वेश्चंस हमारे पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, और मैं देख कर ही वो लाया हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है एक बार दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। कल हम इसका PYQ सेशन करेंगे। हो सकता है एक ही सेशन ले या फिर 2 सेशन ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि 2 भी सेशन लग जाए। ठीक है, आज शाम को एनवायरमेंटल इशू का सेकंड लेक्चर आएगा। सेकंड लेक्चर नहीं बोल सकते हो, लास्ट लेक्चर, सेकंड एंड लास्ट लेक्चर। ठीक है, बेसिकली एक और लेक्चर आ जाएगा। टोटल इस ये मिलाकर जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मिलाकर टोटल आज 3 लेक्चर आएगा। एनवायरमेंटल इशू का जो थर्ड लेक्चर होगा, पहला पार्ट जो उसका होगा, मैं वहाँ पर सिर्फ जो ईयर्स है, डेट्स है, वो डिस्कस करूँगा, आप लोग वो देख लेना। और लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस ईयर में आया है या फिर जो बाहर का आ सकता है, ऐसा पॉइंट्स। ठीक है, तो चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो नहीं भी देख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो NCERT का बाहर का होगा। ठीक है, चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देख लो, अच्छे से समझ लो, मैं डिस्कशन भी करता रहूँगा। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगी। चलो देखते हैं। Which of the following gases do plants require for respiration? एक ही तो गैस लगता है, ऑक्सीजन। देख लो क्या क्या है, ऑक्सीजन तो पहले ही है, आंसर यही होगा। CO2 नहीं लगता, नाइट्रोजन तो नहीं लगता, H2O कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीजन। समझ गए, चलो। By the use of which of the following structures plant exchange gases? बताओ कौन सा स्ट्रक्चर, स्टेम, रूट, बार्क, स्टोमाटा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 2 चीज़ पढ़ाए थे, स्टोमाटा एंड लेंटिसल। जो स्टोमाटा होते हैं वो तो जो है स्टोमाटा से, जो स्टोमाटल पोर होते हैं उससे जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट करता है। ठीक है, लेकिन जो लेंटिसल होता है वो बार्क में होता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम वो रूट में भी देखने को मिलता है। अब कौन से बार्क कौन से रूट, डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम में वो देखने को मिलेगा। डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम में क्या, लेंटिसल देखने को मिलता है। NCERT पे सिर्फ लिखा है जो लेंटिसल बार्क में देखने को मिलेगा, लेकिन यानी कि स्टेम में, सॉरी स्टेम में देखने को मिलता है, लेकिन नहीं पार्टिकुलरली अगर आप बोले तो डाइकोट रूट में भी लेंटिसल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टोमाटा, क्योंकि स्टेम रूट बार्क से तो नहीं होता, स्टोमासा एंड लेंटिसल से होता है। ठीक है, और स्टोमाटा तो हर एक प्लांट में देखने को मिलेगा स्टेम में, और जो लेंटिसल है वो भी स्टेम में देखने को मिलता है, लेकिन रूट में भी कुछ टाइम देखने को मिलता है। कौन से रूट में, डाइकोट रूट में। ठीक है, NCERT का जहाँ जहाँ से मैंने लगभग हर पैराग्राफ से 1-2 क्वेश्चन मैंने लिया है, पूरा पैराग्राफ मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी सुन लो क्या आया था। प्लांट्स का क्या था, एक जगह से दूसरे जगह प्लांट्स नहीं जाते, एक जगह स्टिल रहते हैं। कंपैरिजन में हमसे कम एनर्जी उनको रिक्वायर होता है, इसीलिए रेस्पिरेशन भी कम होना होता है, इसीलिए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट भी कम होता है। एक तो ये पॉइंट था, उनके पास हम जैसे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते प्लांट्स के पास। दूसरा पॉइंट क्या था, जो मोटे तना जिन प्लांट्स होता है मोटा, यानी कि जो स्टेम होते हैं जिनका बाल्की स्टेम होता है, अंदर का पार्ट वो डेड होता है, अंडर का सेल डेड होता है, वो सब मैकेनिकल वर्क में वो सिर्फ हेल्प करता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम में वो हेल्प करेगा। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन जो बाहर का जो होते हैं, यानी कि सरफेस एरिया में जो सेल रहते हैं, वही सेल से अलाइव होते हैं, और वो जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा ही एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लीव्स है, हर लीव्स खुद का ख्याल, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का ख्याल खुद रख सकता है। ठीक है, खुद रख सकता है, हर एक लीफ खुद का ख्याल खुद रख सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल सेल होते हैं। ठीक है, चलो हो गया, पूरा जो पैराग्राफ था डिस्कस हो गया, कोई भी डाउट नहीं। आई थिंक आपको सब याद हो गया होगा अगर आपने पढ़ा है ठीक से तब। Which of the following is used as a precursor for the biosynthesis of other molecules? रुक, फॉस्फोरस सबस्ट्रेट, नाइट्रोजन सबस्ट्रेट, कार्बन स्केलेटन, सल्फर स्केलेटन। देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या होगा।
Which of the following is used as a precursor of the biosynthesis of other molecule? अच्छा, आंसर तो पता चल गया होगा कहाँ से होगा. Which of the following, देखो प्रिकर्सर पूछा है ना, बायोसिंथेसिस अदर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं? कार्बन स्केलेटन से. अगर फॉस्फोरस सबस्ट्रेट से नहीं होगा, नाइट्रोजन सबस्ट्रेट से नहीं होगा, सल्फर स्केलेटन से तो नहीं होगा. ऐसा तो कुछ पढ़ा है क्या आपने? सल्फर स्केलेटन कभी भी पढ़ा है क्या? इसका आंसर जो होगा कार्बन स्केलेटन होगा. कार्बन स्केलेटन से ही सब कुछ आता है. ठीक है, ये सिर्फ याद रखना, ये एनसीईआरटी का बाहर का था. व्हाट इज मेन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन अगर स्पेसिफिकली बोले तो इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन. क्या? इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये टर्म सिर्फ याद रखो. इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन एनसीईआरटी के अंदर का तो नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, टर्म याद रखो. ठीक है, स्पेसिफिक टर्म है ये. अगर कहीं पर अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की जगह इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन दिया हो तो क्वेश्चन को गलत मत समझना, क्वेश्चन सही है और आंसर भी वही होगा. ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टर्म है. देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? रेस्पिरेशन का मैंने क्या बोला था? सम ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक नहीं, सम ऑर्गेनिक. सम ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आता है? प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है और क्या? ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं. ठीक है, जो भी होते हैं जिसका भी रेस्पिरेशन होगा, जो भी फूड का, उनको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है रेस्पिरेशन के द्वारा वो टूट जाता है. वो टूटने से एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. क्या? डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसको हम ट्रैप करते हैं. कैसे ट्रैप करते हैं? एटीपी के द्वारा. एटीपी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं. क्या? एनर्जी करेंसी. क्वेश्चन आया है, पैराग्राफ पूरा मैंने डिस्कस कर दिया, कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में, और मैंने जो बताया सब वही है. ठीक है, अब देखो ऑप्शन. ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर तो नहीं है. ब्रेकडाउन ऑफ एयर टू कंज्यूम एनर्जी, ऐसा नहीं होता. ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज एनर्जी, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स. कैसा फूड? सम ऑर्गेनिक. सम ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एमाइनो, ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड आता है. और क्या टूटता कैसे है? कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है. ठीक है, उससे एनर्जी निकलता है, उसको हम ट्रैप करते हैं एटीपी के द्वारा. आंसर तो सी होगा. डी भी देख लो. ब्रेकडाउन ऑफ सॉयल टू रिलीज एनर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी. ठीक है, चलो ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो मॉलिक्यूलर मैच इन द कॉलम में देख कर तो समझ ही आ रहा होगा, क्वेश्चन नहीं है ऊपर. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डीकार्बोक्सिलेशन. चलो डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कर पढ़ा था? डीकार्बोक्सिलेशन याद करो, एक बार मैं याद करा देता हूँ. एक पायरुवेट, एक मॉलिक्यूल पायरुवेट से जब एक क्रेब साइकिल होता है तब वहाँ पर कितने CO2 निकलता है? वहाँ पर याद करो, याद करो. 3 CO2 था ना, 3 CO2. लैक्टिक एसिड में CO2 निकलता है क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में याद करो तो ज़रा. नहीं, नहीं निकलता. क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन में कभी भी, सॉरी पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, पार्शियल रेस्पिरेशन में कभी भी CO2 नहीं निकलता. ठीक है, इसीलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता. ज़रा याद करो तो इथानॉल फर्मेंटेशन में क्या CO2 निकलता था? इथानॉल फर्मेंटेशन में याद करो, निकलता था कितना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलता था. ठीक है, चलो. अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान की CO2 निकलता था? याद करो, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा नहीं, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा CO2 नहीं निकलता था, कोई भी CO2 नहीं निकलेगा. याद करो तो जब लिंक रिएक्शन जब होता है वहाँ से CO2 क्या निकलता था? जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा पहुँचा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के लिए बोल रहा हूँ, पहुँचा, तो तब लिंक रिएक्शन में जब वो एंट्री करेगा तब कोई CO2 निकलता था क्या? याद करो तो, याद करो, याद करो. हाँ, निकलता था एक मॉलिक्यूल CO2. अगर 2 पायरुवेट होगा तो 2 हो जाएगा. ठीक है, चलो याद हो गया. चलो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ पड़ा था? कुछ याद है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक ही जगह में मैंने सिर्फ ऑक्सीजन की बात की थी. ETS क्या होता था? ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर, H+ होता था. H+ मिलाकर क्या बनता था? H2O, वाटर बना देता था. फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है, क्वेश्चन जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा. चलो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर,
पायरूवेट डिहाइड्रोजन, यस पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब बोलो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ था? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज मुझे जितना याद है, क्या आपको उतना याद है? देखो तो ज़रा। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज लिंक रिएक्शन में था एंजाइम के तौर पर। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? वहाँ पर ज़रूरत थी TPP NAD+ ज़रूरत थी कि नहीं? और किसका था? मैग्नीशियम का था ना, मैग्नीशियम, तीनों का ज़रूरत था। अच्छा अब बताओ तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम था? मैं क्लू दे रहा हूँ, 2 एंजाइम था, याद करो कौन सा 2 एंजाइम था, याद करो 2 एंजाइम, पायरूवेट डिकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। याद हुआ? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिवेटर के लिए क्या यूज़ होता है? बताओ क्या यूज़ होता है, याद करो। जिंक यूज। अगर मॉलिक्यूल के तौर पर दिया रहे तो Zn2+ Zn+ ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सब जिंक ही रहेगा, तो आप जिंक को टिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में याद करो तो कौन सा एंजाइम था? याद करो, ब्रेन में थोड़ा सा चाप दो, प्रेशर दो ब्रेन में थोड़ा सा, तभी याद होगा। याद करो तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। चलो अब याद करो थोड़ा सा, कौन सा, रुक जाओ, लिंक रिएक्शन तो हो गया, लिंक रिएक्शन मैंने बता दिया। ओके, ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा सा याद करो तो ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप में कौन सा, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है तब कौन सा एंजाइम यूज हो रहा था? याद करो हेक्सोकाइनेज। याद हुआ? इंपॉर्टेंट है इसीलिए याद दिया। चलो ठीक है, हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन तो कहाँ कहाँ कैसे ऑक्सीजन निकलता है वो मैंने बता दिया था, ठीक है। चलो अब मैच करो। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इधर क्या क्या है? इधर है अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम C, एसिटाइल CoA। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ETS में लास्ट स्टेप था ना, मैंने लिखा था हाइड्रोजन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर, सभी एक बात है। तो A का 2 हो जाएगा, A का 2 ऑप्शन A में है और ऑप्शन C में दिख रहा है मुझे A का 2। B देखो कौन सा, B का देखो, ऑप्शन A का 2 आपने पता कर लिया, ऑप्शन A का 2 ये आपने पता कर, रुक ये क्या हो गया, ये आपने पता कर लिया। यहाँ पर देखो ऑप्शन A में सिर्फ 2 है और ऑप्शन C में 2 है। अगर आप B को देखोगे, B को तो देखो यहाँ पर B का 3 है, B का 1 है, देख रहे हो? B का 3, B का 1 नज़र आ रहा है। अभी इस बॉक्स में जब आप देखोगे ना तो B का सिर्फ 3 देखोगे और B का सिर्फ 1 देखोगे, 4 नहीं देखोगे, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा B का 1 और 3 में से कोई आंसर होगा। देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड, ये तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और साइटोक्रोम C, हाँ साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या? साइटोक्रोम C। तो B का जो हो गया, B का आंसर हो गया 3। चलो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज बचा रहा अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड और एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA लिंक रिएक्शन में जब तैयार होता है तो वहाँ पर एंजाइम क्या लगता है? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, बता दिया था। C का क्या हो जाएगा? C का 4 हो जाएगा। बचा रहा सिर्फ ये डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड। हाँ, अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल CoA बनता है तब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, एक CO2 निकल जाता है और NADH बनता है, NAD+ से NADH बनता है। याद है या नहीं? याद आ रहा है? याद आ रहा है या नहीं? उससे पहले सिट्रेट जब पहले क्या होता था? पहले होता था सिट्रेट से क्या आता था? अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड आने से पहले भी एक बार CO2 निकलता था, डीकार्बोक्सिलेशन होता था, एक बार ऑक्सीडेशन होता था, इसलिए हम उसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते थे स्टेप को। अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड बना, उससे फिर सक्सिनाइल CoA बना, एक CO2 निकल गया और एक NAD+ से NADH बना। सब कुछ एक पायरूवेट मॉलिक्यूल के लिए चल रहा है। अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। याद करो तो क्रेब्स साइकिल के बारे में जब बात ही हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल में कितना क्या था? कितना 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना था कि नहीं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 3 NADH बना था। और क्या बना था? एक मॉलिक्यूल FADH2 बना था कि नहीं था?
एक मॉलिक्यूल जीटीपी बना था कि नहीं। जीटीपी को हम क्या कहते हैं, जीटीपी और जीटीपी और एटीपी एक दूसरे का जुड़वा भाई है जो कि कुंभकर्ण के मेले में बिछड़ गए थे, ठीक है। जीटीपी मतलब एटीपी, एटीपी मतलब जीटीपी। एक मॉलिक्यूल जीटीपी से एक मॉलिक्यूल एटी मिलता है, एक यानी कि एक एटीपी मिलता है। एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, एक NADH से 3 ATP मिलता है। कैलकुलेशन करोगे तो टोटल आपको 12 ATP आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल 12 ATP, 12 में से 11 OP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का था यानी कि इनडायरेक्ट ATP। एक ATP जो है वो डायरेक्ट ATP है यानी कि SLV सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। ये मिलता है एक पाइरूवेट से क्रेब्स साइकिल में 12 ATP। अगर 2 पाइरूवेट से होगा तो 24 ATP मिलेगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब 22 इनडायरेक्ट ATP मिलेगा, 2 डायरेक्ट ATP मिलेगा। कैलकुलेशन को दिमाग में करना सीखो, ऐसे करना होता है कैलकुलेशन, ठीक है। मैं तो बता दिया था, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब मैं आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैं बता दूंगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। सुनते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है, और रिकॉल भी हो जाएगा। ए का 2, बी का क्या, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन ए पे है, करेक्ट हो गया ये ऑप्शन हमारा। चलो, which of the following exhibit the highest rate of respiration? Okay, growing shoot apex, germinating seed, root tip, leaf bud। ये एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है, सीधा सीधी याद रखो, जर्मिनेटिंग सीड होगा, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, सीधा याद रखो। चलो, phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by phosphorylation of glucose। ये देखो एक टर्म phosphorylation, phosphorylation का मीन्स क्या था, पहले तो ये देखो phosphorylation कब कितने बार होता है। phosphorylation 2 बार होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होता है। एक बार पूछा है, कुछ नहीं बोला तो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप को ही लेंगे। ग्लूकोज से क्या बनता था ग्लाइकोलिसिस में, पहले स्टेप में ग्लूकोज से क्या बनता था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ा, अगर किसी भी जगह पे अगर फॉस्फेट जुड़ेगा तो उस स्टेप को हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। किसी भी के साथ अगर कहीं पर भी अगर फॉस्फोरस जुड़ता है तो उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। यहाँ पर क्या था, हेक्सोकाइनेज, एंजाइम का नाम याद है, हेक्सोकाइनेज था, देख लो। जाए छोड़ो इसे, कुछ भी हो, फॉस्फोग्लूकोसुरमिया मीएज ऐसा कुछ नहीं, हेक्सोकाइनेज यही होगा, फॉस्फोराइलेज ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। चलो, समझ गए, एक बार याद करो तो पहले क्या आता था, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को याद करो। पहले क्या आता था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता था, दोनों में टूट जाता था, डाई हैप और PGAL, रिवर्सिबल स्टेप होता है, याद हुआ याद। चलो, अब PGAL से क्या बनता था, 1,3 BPGA, 1,3 BPGA से क्या बनता था, 3 PGA, उससे क्या बनता था 2 PGA, उससे क्या बनता था पेप, पेप का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, याद रखना, उससे क्या बनता था पाइरूवेट। ये तो गया बात। ग्लूकोज से PGAL तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ATP इन्वेस्टिंग फेज। 1,3 BPGA से पाइरूवेट तक क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यों मल्टीप्लाई होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट डाईहैप और PGAL में डिवाइड हो गया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक सारा कुछ 6 कार्बन का होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट डिवाइड हो जाता है डाईहैप PGAL में, डाईहैप 3 कार्बन का हो जाता है, PGAL भी 3 कार्बन का हो जाता है। उससे बाद में जो कुछ चलेगा सारा कुछ 3 कार्बन का हो जाएगा। और जो है 1,3 BPGA से पाइरूवेट तक सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद हुआ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रुक जाओ, एक और बात, अगर ये याद करो तो कौन कौन से स्टेप में आपका ATP प्रोड्यूस होता था, ATP कौन कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होता था, 7th और 10th स्टेप में, ठीक है, याद हुआ। चलो बस, और कुछ नहीं है। चलो,
Mitochondria are called powerhouse of the cell. Which of the following observations support this statement? सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो पता कर लो अभी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। याद रखना, ऐसा ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो हो गया। Which of the following observations support this statement? कौन सा ऑब्जर्वेशन इसको सपोर्ट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एटीपी, ओके, बाकी भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए डबल मेम्ब्रेन, ओके। The enzymes of the Krebs cycle and the cytochromes are found in mitochondria, okay. Mitochondria are found in almost all plants and animals. मुझे जो लग रहा है सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एटीपी। क्यों बता रहा हूँ? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलते हैं, उसको हम कैसे ट्रैप करते हैं? एटीपी से। एटीपी रिलेटेड जो भी होगा वही इसको सपोर्ट करेगा, समझ गए? चलो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या होता है? NADH, ऑक्सीजन, ADP, ATP प्लस H2, ATP प्लस H2, याद रहेगा। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जो भी कहो आप, ठीक है। चलो, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोए मिलता है। एसिटाइल कोए फिर जाके जुड़ता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। और सबको आई थिंक अब सबको याद होगा कि कौन सा जो है कहाँ पर जाके लगता है, याद होना चाहिए आपको। क्या क्या मैंने पढ़ाया था उसके बारे में? मैंने आपको फैट के बारे में पढ़ाया था, याद है क्या? फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, याद है? फैट का जो ग्लिसरॉल था वो डाईहैप में जाके जुड़ता था, फैटी एसिड एंटर करता था एसिटाइल कोए में। प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड जब हो जाता है तो पायरुवेट एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल, यानी कि सब में वो जुड़ता है, जाके वो एंटर कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, जो प्रोटीन है ना उस सब में एंटर कर सकता है, ठीक है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, ठीक है। चलो, हाँ, एक बात बताना और भूल गया, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? उसका एंड प्रोडक्ट आता है क्या? यानी कि एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट आता है CO2 प्लस इथानॉल, लेकिन 6 CO2 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। 2 CO2 आ सकता है, 1 CO2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, ठीक है। 2 CO2 आएगा क्योंकि अल्कोहल फर्मेंटेशन में 2 CO2 ही निकलता है, ठीक है, ऐसे। और एरोबिक फर्मेंटेशन अगर हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हुआ, एनारोबिक का तो बात कर लिया, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब क्या निकलेगा? तब से 6 CO2 एंड 6 H2O निकलेगा, ठीक है, याद रखना। चलो, Where does the energy required to carry the life process come from? कहाँ से आता है? फूड, हाउस, अर्थ, गैलेक्सी। फूड से, सबको पता है। What kind of organisms are fungi? ये क्वेश्चंस तो मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लग रहे हैं, चलो पता नहीं कैसे आ गया। सेप्रोफाइट्स ही तो होना है, फिर भी देख लो, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर से बता दे रहा हूँ। ओमनिवोरस का एग्जाम्पल कॉकरोच होता है, ठीक है, ओमनिवोरस। कार्निवोरस कौन सा होता है? जो हार्बीवोर्स को खाता है, वो कार्निवोरस होता है, ठीक है। जो हार्बीवोर्स को खाता है उनको कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोर, बहुत से होते हैं, ठीक है। हार्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। किन को खाते हैं? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं, जो हार्बीवोर्स को खाते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं। अब वो अलग बात है, प्राइमरी कार्निवोर कौन कौन है, सेकेंडरी कार्निवोर, वो अलग बात है, ठीक है। और ओमनिवोर्स जो सबको खाते हैं। सबको खाते हैं क्या मतलब हार्बीवोर भी वो खाते हैं, कार्निवोर भी वो खाते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, वो ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और कुछ कुछ कार्निवोर्स को भी खाते हैं। वो हो गया, क्रो हो गया, क्रो नहीं होगा, ह्यूमन हो गया। कॉकरोच हो गया, वो तो ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और कुछ कुछ कीड़े मकोड़े भी, यानी कि जो कार्निवोर्स है उनको भी खाते हैं, ठीक है। चलो, कॉकरोच हो गया। ये जो है ये आप पढ़ोगे, अभी नहीं, जब इकोसिस्टम का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ोगे। इकोलॉजी जब
पार्ट में पढ़ाऊँगा तब पढ़ोगे, ठीक है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल ऑल द एनर्जी इज रिलीज इनटू ए सिंगल स्टेप। बताओ ट्रू है फॉल्स है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। बताओ ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसके वजह से ये एक वर्ड, रुको अच्छे से इसको बॉक्स करना होगा। ये देखो इस वर्ड की वजह से सिंगल स्टेप लिखा है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, मैंने ये टर्म बताया था। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, बहुत से स्टेप में धीरे धीरे एनर्जी निकलता है। आप खुद ही देख लो ना, ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी निकलता है, फिर लिंक रिएक्शन में निकलेगा, फिर क्रेब्स साइकिल में निकलेगा, धीरे धीरे निकलता है, स्टेप वाइज होता है। और क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक, हर एक स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है यहाँ पर। और क्या है? ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। और क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। जो पाथवे होता है वो क्या होता है? वो एम्फीबोलिक होता है, यानी कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों ही है, ठीक है, इसलिए उसे हम एम्फीबोलिक कहते हैं। समझ गए? द ब्रेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये तो मैंने बता दिया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखने को नहीं ज़रूरत है। ये क्या होगा? रुक जाओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। चलो, व्हाट आर लेंटिसल्स? लेंटिसल क्या है? ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बार्क, ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रूट्स, पोर्स ऑफ लीव्स, पोर्स ऑफ स्टेम। देखो यहाँ पर रूट्स लिखा है, मैंने आपको क्या कहा था? डाइकोट रूट में लेंटिसल्स देखने को मिलेगा। क्या? डाइकोट रूट में। और लगभग सभी स्टेम में, यानी कि बार्क में, स्टेम के ऊपर तो बार्क रहेगा, उस पर एक ही बात है, कह सकते हो, बार्क में लेंटिसल देखने को मिलता है लगभग सभी बार्क में, ठीक है। लेकिन रूट में जब कहेगा तो सिर्फ पार्टिकुलर डाइकोट रूट में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बार्क, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ पता है? अगर यहाँ पर अगर डाइकोट बोला रहता, यहाँ पर अगर डाइकोट बोलता तो फिर ये होता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, ठीक है, तब ए और बी दोनों करेक्ट हो जाता। चलो, ये तो डब्ल्यू यहाँ पर मिसिंग है, डब्ल्यू मिसिंग है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? बता दिया था एटीपी, एटीपी तो पहले ही है। चलो, एटीपी ये मैंने बता दिया था, डिस्कस कर दिया, अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस करा। इन ग्रीन प्लांट्स ऑल द सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बताओ तो, मैंने ये पढ़ाया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी है, मैंने पढ़ाया भी है, याद करो। थोड़ा सा दिमाग को घमाओ, थोड़ा सा दिमाग को जो है ना उसको मेहनत करो दिमाग का, तो फिर दिमाग खुलेगा। बताओ क्या होगा? एक वर्ड है, अगर वो आप पकड़ लो ना तो आपको ये मिल जाएगा। मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ला सकता था लेकिन मैं नहीं आया, क्योंकि आपको अगर पार्टिकुलर स्टेटमेंट देखकर पता ही नहीं चलेगा ये गलत है या सही है, तब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चंस अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मतलब एक चीज़ सिर्फ गलत है, उसके बाद बाकी सब कुछ यहाँ पर सही है। चलो मैं ही बता देता हूँ, अगर आपने करा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पर ऑल दिया गया है, ऑल। जब भी कहीं पर ये ऑल जैसे दिखे, सम, ऑल, ये सब टर्म आपको नज़र आए तब आप केयरफुल हो जाना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वहीं पर गलत रहता है। कहाँ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कहाँ गलत रहता है? मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर यहाँ पर गलत रह सकता है। ऑल, सम, यहाँ पर गलत रह सकता है, ज़्यादातर यहीं जगह पर वो गलत करता है, ठीक है। जब भी मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़े, ऑल, सम ऐसे टर्म आप पढ़े तो केयरफुल हो जाना, ज़्यादातर केस में वहीं पर ही गलत रहता है, ठीक है। चलो, ऑल में नहीं दिखेगा, फोटोसिंथेसिस से उन्हीं सेल कर सकते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन तो ऑप्शन ए हुआ था, मैं याद है। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो तो फिर मानो, मैं इसको कर दो तो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल, देखो मेम्ब्रेन आ गया, मेम्ब्रेन के बारे में मैंने अभी बात किया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, बताओ अभी क्या होगा देखते हैं कितने में कितना है दम, बताओ। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, कमेंट करो तो, अगर आपको ये आंसर आता है तो कमेंट करो। देखो सौथ रहकर कमेंट करना, सौथ मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहकर कमेंट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर देख लिया फिर कमेंट किया, ऐसा मत करना ना, ऐसा मत करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इनर मेम्ब्रेन स्पेस तो नहीं होगा, मैंने आपको स्पेस के बारे में कहीं पर पढ़ा है क्या? इनर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं पढ़ा है, इनर मेम्ब्रेन। चलो, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द रेस्पिरेशन इन एरोबिक, एरोबिक बोला है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज, बताओ। साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज, पढ़ा दिया है मैंने, बताओ 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 कौन सा होगा, बताओ। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ETS के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? ETS के बारे में। ETS के द्वारा, इस ETS के एंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बोलो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलो, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउ, ओ ये तो फिर से ये आया गया, इसका तो आंसर माइटोकॉन, ये देखो ऑप्शन है, ये रिपीट हो गया है शायद। चलो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज NADH, ऑक्सीजन, ATP प्लस H2, बताओ ये कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो, Where does the energy required to carry life process come from? क्या होगा? फूड, हाउस, अर्थ, गैलेक्सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फूड, फूड से ही आता है, सबको पता है। Which of the following can synthesis their food? कौन सा सिंथेसिस कर सकता है? यूलो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, माइकोप्लाज्मा। ग्रीन प्लांट्स ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए। एनिमल्स तो कार्निवोरस होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होता है। मैं बेसिकली इस टर्म में अगर क्या, सिंथेसिस के टर्म में अगर कहे तो हेटरोट्रॉफिक होता है, फूड सिंथेसिस वो नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो भी खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। यूलो प्लांट्स तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। Which of the following compounds are not oxidized to release energy? कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं होता? सीधा सीधा ये पूछा है यहाँ से आपसे, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखो, ठीक है। क्या पूछा, इतना बड़ा लिखा, Which of the following compounds are not oxidized to release energy? इसका मतलब क्या है? इस पूरा क्वेश्चन का सिर्फ यही मतलब है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, सिंपल मतलब ये है। कितना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था? 4, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पर देख लो, प्रोटीन तो है, ये तो है, होगा ऑक्सीडाइज, फैट भी ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीडाइज होगा, DNA ये तो नहीं है, ये नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, DNA है, यही होगा आंसर। Where does the photosynthesis take place in eukaryote? कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कहाँ पर होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। याद रखो, जब फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलो, क्या हुआ? Why plants can get along without the need of specialized respiratory organ? क्यों? मैंने डिस्कस आज ही किया है, आज ही इसी क्लास में मैंने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ही, बताओ। इट वुड बी एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस, दे डोंट लाइक इट अच्छा ऑप्शन है भाई। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन नीड, ऑक्सीजन इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बताओ। मैंने ये रीज़न भी मैंने बता दिया था, बताओ 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 बताओ, याद करो। नोट्स है तो नोट्स देखो खोल कर, फिर बताओ।
इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट अगर खुद का टेक केयर करेगा तो फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्यों ज़रूरत है? ठीक है ना। रेस्पिरेटरी अगर हमारा शरीर के अंदर, इंसानों के मैंने बात करूँ, ह्यूमंस के बात करूँ, अगर मान लो कि ह्यूमंस का हर एक सेल खुद ऑक्सीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा ले सकता है, तो फिर हमारी लंग्स की क्या ज़रूरत? लंग्स का तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। ऐसी ही बात है, जो प्लांट होता है उसका हर एक लीव्स जो है खुद का टेक केयर कर सकता है। बार्क का जो मोटा तना है, बाल्की जो स्टेम है, उसका अंदर का जो सेल होता है सारा डेड होता है। सिर्फ सरफेस एरिया पे जो सेल होता है वो अलाइव होते हैं और वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसीलिए उनको कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा सीधा इसका आंसर ऑप्शन सी जाता है, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन नीड। चलो खत्म। मैंने आपको कहाँ से कितना एटीपी निकलता है, क्रेब्स साइकिल का थोड़ा पार्ट, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, कहाँ पर कौन सा एंजाइम लगता है ये पार्ट, ईटीएस का थोड़ा पार्ट, और प्लांट का जो पार्ट है, प्लांट को रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ज़रूरत है या नहीं, और इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट, इन जगहों से मैंने क्वेश्चन लिया था बेसिकली। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, लगभग हर एक ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनको डिस्कस किया, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता उसको मैं क्या डिस्कस करूँ। ठीक है, अच्छे से अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए, एक बार रिवर्स करके वीडियो को फिर से देखना, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, एक बार चैप्टर को पढ़ लो, नोट्स को पढ़ लो, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कल पीवाईक्यू सेशन लूँगा, कोशिश करूँगा एक सेशन के अंदर ही सब कुछ ख़त्म कर दूँ। अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर परसों को भी दूसरा सेशन आएगा। ठीक है, यानी कि लेक्चर 2 आएगा पीवाईक्यू का। उसके साथ साथ कल एनवायरमेंटल इशू जो है स्टार्ट हो गया है, लेक्चर 1 हो गया है, करीब 1 घंटे के आसपास वो लेक्चर है। आज एक लेक्चर आएगा, यही लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, एक और लेक्चर आ जाएगा जिसमें मैं सिर्फ जो है डेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा और एक्सटर्नल पॉइंट्स, एनसीईआरटी का बाहर का जो पॉइंट्स है प्रीवियस ईयर में आया है या फिर आ सकता है, आने के चांस है, उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसीलिए तैयार होके आना और तैयार रहना। ठीक है, तो चलो, और आप लोगों के टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, आप सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों। चलो बाय।